हम्म। आज हम चर्चा कर रहे हैं कौटिल्य की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत अपराध और दंड के वर्गीकरण। देखिए, अपराध जैसे राजकीय सिक्कों को अगर कोई जाली बनाकर चलाने का प्रयत्न करता है तो उसको गंभीर आर्थिक दंड मिलता है और देश निकाला भी इसमें सम्मिलित है। इसके बाद में बाटों और नाप तोल से संबंधित अपराध, अगर कोई नाप तोल प्रक्रिया में अगर गलती कर रहा है, कम या ज़्यादा नाप तोल की प्रक्रिया में सम्मिलित है, तो उसके लिए भी आर्थिक दंड की व्यवस्था की गई है। इसके बाद में खाने पीने की वस्तु में अगर कोई मिलावट करके बेच रहा है, जैसे कोई भी खाने पीने की वस्तु है, तो कौटिल्य ने अपनी न्याय व्यवस्था की तो उसमें 12 या 16 का न्यूनतम आर्थिक दंड दिया गया। इसके बाद में है हत्या, अगर कोई मर्डर में सम्मिलित है तो कठोर दंड है इसमें, जिसमें प्राण दंड यानी फांसी की सजा भी इसमें सम्मिलित है। इसके बाद में है मनुष्य के शरीर पर हमला और उसे चोट पहुँचाना, अगर किसी मनुष्य के शरीर को चोट पहुँचाएगी, भौतिक हमला किया गया है, तो सामने वाले द्वारा जिस अंग के द्वारा चोट पहुँचाया गया, जैसे हाथ से हमला किया गया या पैर से किया, तो उस अंग को काट लिया जाना और इसमें मृत्युदंड भी शामिल है, प्राण दंड भी सम्मिलित है। इसके बाद में है किसी को बलपूर्वक पकड़ के रखना, जबरदस्ती अगर किसी को कैद करके रखा जाएगा तो उसमें अधिकतम संभव अर्थदंड की सजा दी गई है। इसके बाद में है अपहरण तथा स्त्री को भगा कर ले जाना, अगर कोई किसी स्त्री का अपहरण करता है और उसको जबरदस्ती भगा के ले जाता है, और ये एक तरह से बहुत बड़ा अपराध है, इसके लिए भी दंड की व्यवस्था की गई है कि अपराध की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए उसको शारीरिक और भौतिक दंड भी दिया जा सकता है, जिसमें प्राण दंड भी सम्मिलित है। इसके बाद में बलात्कार जैसी अगर घटना है तो इसमें शारीरिक और आर्थिक दोनों दंड है और प्राण दंड भी सम्मिलित है। इसके बाद में स्त्रियों या परपुरुषों पर यौनाचार या व्यभिचार की अगर परिस्थिति, स्त्रियों के साथ अगर किसी प्रकार का गलत कार्य किया जा रहा है तो इसमें अर्थदंड, भौतिक दंड और जुर्माना ये सभी सम्मिलित है। इसके बाद में संपत्ति की चोरी, अगर कोई किसी की संपत्ति की, तो उस पर जुर्माना और आर्थिक दंड की व्यवस्था की गई है। फिर राजमार्गों पर डकैती डालने की तो बिना मुकदमे के ही प्राण दंड की सजा की तय की गई है। और जुआ खेलना, अन्य मादक पदार्थों का सेवन करता है तो उसके लिए भी गंभीर अर्थदंड की व्यवस्था की गई। तो ये कौटिल्य ने कुछ अपराध बताए हैं और कुछ उनके दंड बताए हैं। तो यानी अगर इस प्रकार के, कौटिल्य ने अपनी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत बताया कि अगर किसी ने अपराध किया है तो उसको दंड मिलना निश्चित है। अब इसके बाद में हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई ये जो दंड व्यवस्था है, इसकी जो प्रक्रिया है, दंड व्यवस्था की जो प्रक्रिया है, उसके अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति और योग्यताएं। देखिए, कौटिल्य ने अपनी न्याय व्यवस्था के अंतर्गत बताया कि न्यायाधीशों में ज़्यादातर ब्राह्मण वर्ग से सम्मिलित होते हैं, अच्छे पढ़े लिखे, जिसको धर्म और नीति की जानकारी, उन्हीं व्यक्तियों को राजा द्वारा न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया जाए। योग्यता में ये स्पष्ट है कि उसको उस विषय से संबंधित जानकारी होना चाहिए, न्याय सभा के बारे में उसको जानकारी होना जरूरी है। और ये जो समाज के जो 4 वर्ग हैं, जिसमें अधिकांश से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ग में से ही न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा कि जो कुछ है, जैसे स्थानीय और क्षेत्रीय न्यायालय, छोटे छोटे न्यायालय, स्थानीय स्तर पर भी न्यायालयों की व्यवस्था की गई है, छोटे छोटे स्तरों पर भी न्यायालय की व्यवस्था की गई है और स्थानीय स्तर पर भी न्यायालय की व्यवस्था की गई है। जिला न्यायालय के जो स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर के न्यायालय द्वारा किया जाता था। इसके बाद में न्यायाधीशों पर राजा का पूर्ण नियंत्रण होता था। और राजा पूर्ण न्यायाधीशों पर अगर कोई न्यायाधीश भी अगर किसी प्रकार का पक्षपात करता था तो वह दंड का भागी था। इसलिए कौटिल्य ने अपनी न्याय व्यवस्था में कहा है कि न्यायाधीश को वादी, प्रतिवादी और साक्ष्य के आधार पर न्याय प्रक्रिया करने की पूर्ण व्यवस्था थी। अगर इसके अलावा करता था तो वह भी दंड का भागी था। न्यायपालिका भी स्वतंत्र, यानी कि व्यवस्था, जैसे आजकल हम लोग कह रहे हैं कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप नहीं हो, उस समय भी ये व्यवस्था थी कि न्यायपालिका को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई। न्यायाधीश स्वतंत्र होकर अपना निर्णय, इसमें राजा द्वारा किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप, राजा अन्य मंत्री द्वारा किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता। रही न्यायिक वादों की प्रक्रिया, इसमें सिंपल से ये थे कि न्यायाधीश जिस समय न्याय निर्णय कर रहा है उस समय उसको वादी, प्रतिवादी और साक्ष्य के आधार पर वादी प्रतिवादी को भयमुक्त होना चाहिए, उसको किसी प्रकार का डराया धमकाया नहीं जाना चाहिए और साक्ष्यों के आधार पर न्याय करने की पूर्ण व्यवस्था होती थी। इसमें कहीं भी अगर कोई कोताही बरती जाती है तो वह भी दंड का भागी। और लास्ट में है मुकदमे के पक्षकारों, अभियुक्तों, इनकी बात को बड़े ध्यान से सुना जाता था, इनको डराया धमकाया नहीं जाता था और इसी आधार पर न्याय व्यवस्था। ठीक है।